नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बच्चे और बचपन विषय के अंतर्गत अवलोकन के प्रकार, सीमाएं और इसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अवलोकन के बारे में जाना था और अवलोकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जब हम किसी का ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको आकलन करते हैं किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का, तो वो अवलोकन कहलाता है। शिक्षण में भी हम जब शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनने के दौरान हमको अवलोकन करना सिखाया जाता है ताकि हम देख सके, समझ सके कि सामने वाले की गतिविधि क्रिया किस तरह से, उसमें क्या बदलाव जरूरी है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। ये हमारे अवलोकन में आता है। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि अवलोकन के चरण क्या है, स्टेप्स, इसकी सीमाएं, इसके दोष क्या है और इसके सुझाव क्या है। अवलोकन, जब हम अवलोकन की बात कर रहे हैं तो इसके चरण के ऊपर आते हैं, यानी कि चरणबद्ध रूप से अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन अचानक से नहीं होता। अवलोकन के लिए कुछ हमको पहले से तैयारी करनी होती है। हम उसकी पहले एक योजना बनाते, एक नियोजन बनाते ताकि हमारा अवलोकन सक्सेस बने। तो वो किस तरह से, तो सबसे पहली बात है पूर्व नियोजन, पूर्व की तैयारी। आप किसी व्यक्ति, वस्तु, किसका अवलोकन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कक्ष में किसी शिक्षक का अवलोकन कर रहे हैं, तो अवलोकन से पूर्व हम एक नियोजन बनाएंगे, हमको किस कक्षा में किस शिक्षक का कैसे अवलोकन करना है और कौन से कालांश में जाना है। तो ये सब नियोजन बनाकर ही अवलोकन नहीं कर सकते। हम अचानक से ही हमारी मर्जी हो तो किसी कक्षा में अवलोकन नहीं कर सकते। तो जब पहले से नियोजन होगी तो नियोजन के दौरान हम अवलोकन का व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है व्यवस्थित नियोजन। व्यवस्थित यानी कि एकदम सही तरीके से नियोजन बनाना। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने समय में और कैसे अवलोकन करना है। आपको 30 मिनट 35 मिनट कक्षा में बैठना है, उसके दौरान कैसे, क्या, किस तरह से अवलोकन करना, तो उसके एक व्यवस्थित रूप से आपको अवलोकन करना आना चाहिए। तीसरा है पूर्ण लेखन। अवलोकन के दौरान पूर्ण लेखन यानी पूरी तरह से लेखन होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अवलोकन कर रहे हो और अवलोकन को सिर्फ आप देख रहे हो, उसको लिख नहीं रहे हो, तो आपको वो देखी हुई चीज कब तक याद रहेगी। हो सकता है आप थोड़े समय बाद, कुछ पलों के बाद उसको भूल जाए, लेकिन लिखा हुआ होगा तो आप उस लिखी हुई चीज को बार बार देख सकते हैं और उस अवलोकन को समझ सकते हैं और उसका उपयोग ले सकते हैं और उसमें जो बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगला है वैज्ञानिक विश्लेषण। जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, वो वैज्ञानिक होना चाहिए और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। उसमें कुछ नयापन, कुछ नवीनता आनी चाहिए, तब जाके वो अवलोकन किसी न किसी काम का होता है। अगर आपने उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिया है तो फिर वो अवलोकन आपके काम का नहीं। क्योंकि अवलोकन कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है और उसमें साइंटिफिक और वैज्ञानिकता का भाव होना चाहिए। तो यह है अवलोकन के चरण। अगर हम इन चरणों को ध्यान रखेंगे तो हमारा अवलोकन व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो सकता है। तो अवलोकन के इतने बारे में जानने के बाद हम इसकी सीमाएं यानी दोष के बारे में जानेंगे, इसकी क्या कमियां हैं। अगर अवलोकन की बात करें तो इसकी कमियां हैं मानव व्यवहार में परिवर्तन। मान लीजिए कि हम किसी मानव का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मानव व्यवहार दिखती बात है कि परिवर्तनशील है, उसमें कब परिवर्तन आ जाए हमको नहीं पता होता है। मान लीजिए कक्ष में शिक्षण कराने वाला शिक्षक अपने जो प्रतिदिन शिक्षण करवा रहा है, वो शिक्षण को वो उस दिन, जिस दिन आप अवलोकन करने जा रहे हो, उसमें परिवर्तन कर देगा। उसमें वो वैसा प्रशिक्षण करेगा जैसा आप अवलोकन करना चाह रहे हो, और अन्य दिन वो वैसा नहीं करता। इस तरह से मानव व्यवहार परिवर्तन है। तो जो हम एक्चुअल अवलोकन करना चाहते हैं उसके संपूर्ण शिक्षण का वो अवलोकन नहीं हो पाता है। जब हमको कोई देखेगा तो हम दिखती बात है उसमें अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, तो मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला है अवलोकन में मना करना। कई बार अगर अवलोकन में मना कर दे और उसको उसके लिए इच्छा नहीं हो तो अवलोकन किसी काम का नहीं है। मान लीजिए किसी वस्तु का अवलोकन करना हो और वो वस्तु का अवलोकन करने वाला अवलोकन करता ही मना कर दे तो फिर उसका अवलोकन किस तरह से होगा, तो उसका एक दोष सामने आता है। अगला है अवलोकनकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नता। अब जो अवलोकन करता होता है उसको अवलोकन रूप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें निपुण होना चाहिए। अगर उसमें निपुणता है, उसको कार्य करने की एक अच्छी आदत है, तो वो अवलोकन सही से कर सकता है। लेकिन उसमें भिन्नता है, यानी कि उसमें वो भाव ही नहीं है, तो अवलोकन में कमियां सामने उजागर होगी। अगला है घटना के घटित होने का इंतजार। घटना के घटित होने का इंतजार, तो इसके अंतर्गत जब हम
को घटनाएं घटित होने का इंतजार होता है तो अवलोकन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए वेट करना पड़ता है समय। मान लीजिए किसी वस्तु का या किसी ऐसे पहलू का हमको अवलोकन करना है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो उसका हमको इंतजार करना पड़ता है। और इसी इंतजार के दौरान कभी कभी बार अवलोकन करता उसके इंतजार करते करते वो अवलोकन सही नहीं कर पाता है, तो ये भी एक तरह की इसकी कमियों को उजागर करता है। अगला है, घटना जब अचानक घटती है तब तैयार नहीं हो पाते। कई बार घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता, अचानक से सडनली कुछ चीजें घट जाती है, तब उसके लिए हम तैयार नहीं है, तो उसका अवलोकन करने का हमको उचित मौका नहीं मिल जाता। तो ये भी इस अवलोकन कमियों में, कहने का मतलब ये है कि अवलोकन जब व्यक्ति का होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है, और जब अवलोकन किसी वस्तु या किसी पहलू का हम करते हैं तो भी उसमें दिक्कतें आती है। तो ये है जो अवलोकन की हमारी कमियों को दर्शाती है, और अवलोकन सही से नहीं हो पाता है। अब अवलोकन के सुझाव, यानी कि अवलोकन जब किया जाता है तो अवलोकन करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सुझाव है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला, अवलोकन के उद्देश्य मस्तिष्क में स्पष्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब अवलोकन किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य, वो किस उद्देश्य से अवलोकन किया जा रहा है, उसका मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए। अगर वो मस्तिष्क में हमारा स्पष्ट होगा तो हम अवलोकन सही और सुचारू रूप से कर सकते हैं। जैसा कि आप शिक्षण का अवलोकन करने जा रहे हैं तो आपको कैसे, किस पहलू का अवलोकन करना है, क्या चीजें देखनी है, क्या ऑब्जर्व करनी है, क्या उसको समझना है, इन सब बातों का अगर हम पहले से मस्तिष्क में अवलोकन करके रखेंगे, ध्यान करके रखेंगे, तो हम अवलोकन सही और सुचारू रूप से पूर्ण कर सकते हैं। अगली बात है, सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन हमेशा सूक्ष्म यानी लघु रूप में होना चाहिए। अत्यधिक बड़े रूप में अवलोकन करना या उसके अत्यधिक पहलू को देखने से अवलोकन सही से नहीं हो सकता है। जब उसके सूक्ष्म यानी कि उसके उन पॉइंटों को देखिए, उन पहलुओं को देखिए जो जरूरी है, जिसमें बदलाव जरूरी है, जिससे हम कुछ सीखना चाहते हैं। अगर संपूर्ण वातावरण का हम देख के चलेंगे तो वो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो छोटे छोटे बातें होते हैं, छोटी छोटी पहलू होती है, उनका हमको ध्यान रखना जरूरी। अगला है, वस्तु स्थिति का वर्णन हो। जिसका हम अवलोकन करने जा रहे हैं, जिस वस्तु स्थिति का अवलोकन करने जा रहे हैं, उस वस्तु स्थिति का पूर्ण रूप से वर्णन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ताकि उस वर्णन के माध्यम से उसको हम अच्छे से समझ सके। जैसे मान लीजिए किसी प्राकृतिक परिवेश का अगर अवलोकन करने जा रहे हो तो प्राकृतिक परिवेश को आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से समझते हो, उसको किस तरह से अवलोकित करना है, ये सारा का सारा चीज अगर वर्णित होगा, उसको पहले से आप डिस्क्रिप्ट करोगे, साथ साथ डिस्क्रिप्ट करोगे, तो हम वस्तु स्थिति को सही से समझ भी पाएंगे और उसका सही से अवलोकन भी हो पाएगा। अगला है, आत्म का प्रभाव नहीं पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अवलोकन हमेशा निष्पक्ष रूप से और जो सही है उस पहलू को ध्यान में रखकर अवलोकन करना चाहिए। उस पर कभी भी आत्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो पर्सनल जो थिंक है, पर्सनल जो सोच है, उसका अवलोकन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी, मान लीजिए आप किसी साथी स्टूडेंट का अवलोकन कर रहे हो कक्ष के अंतर्गत, तो आपने देख लिया कि साथी स्टूडेंट तो आपका फ्रेंड्स है और उसका आप अवलोकन पॉजिटिव वे में कर रहे हो, उसके नेगेटिव व्यू को तो आप देख ही नहीं रही हो, तो वो आपके लिए सही नहीं है, वो एक निष्पक्ष मतलब सही रूप से अवलोकन नहीं हो पा रहा है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, अवलोकन करते समय कभी भी हमारे आत्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारी पर्सनल जो भी व्यवहार है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अवलोकन करते समय हमको निष्पक्ष रूप से और सही तरीके से अवलोकन करना चाहिए। तो ये है, हमने आज की कक्षा में हमने जो अवलोकन है, अवलोकन की चरण क्या है, अवलोकन की सीमाएं क्या है और अवलोकन की सुझाव क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। तो ये है अवलोकन। हमने पिछली 2 कक्षाओं में अवलोकन को स्पष्ट रूप से समझ लिया है, इस मेथड को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। तो अब हमको शिक्षक बनने के साथ साथ इस अवलोकन को समझना सही से जरूरी है कि हम शिक्षक में जब शिक्षण करा रहे हैं तो शिक्षण करने वाले का भी अवलोकन हमको करने आना चाहिए। साथ ही साथ कब, किस समय, किस पहलू का, चाहे वो छात्र ही क्यों ना हो, बालक ही क्यों ना हो, उसके व्यवहारों का अवलोकन करना हो, उसकी जो शिक्षण का अवलोकन करना हो, तो ये बातें कुछ छोटी छोटी पहलू है, हमको समय समय पर ध्यान रखनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे शिक्षक बनकर बालकों को एक अच्छा शिक्षण प्रदान करके एक अच्छे शिक्षण का निर्माण कर सके। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है अवलोकन की चरण, सीमाएं एवं सुझावों को बताइए। आज की कक्षा में हमने जो अवलोकन के जो चरण,
इसकी सीमाएं और इसके सुझावों को समझा है, इसी के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।